नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज 16 मई 2021 है। 16 मई 2013 को ही मध्य प्रदेश के बड़वानी से जैस संगठन की स्थापना हुई थी। यानी इस संगठन को बने हुए आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल में ये संगठन जिस भी एजेंडे के साथ शुरू हुआ था, उस एजेंडे के साथ आज कहाँ खड़ा है और यहाँ से आगे क्या, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या। जैस को बीते 4-5 सालों में मैंने भी ऑब्जर्व किया है, देखा है। इसकी कई खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। यहाँ इस वीडियो में उद्देश्य कमियों या खूबियों को बताना नहीं है, लेकिन जो एजेंडा था जैस का, उसको लेकर बात करना है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8 साल बाद ये संगठन कहाँ खड़ा है। जैस का मतलब है जय युवा आदिवासी शक्ति, यानी कि आदिवासी युवाओं का वो संगठन जो एक शक्ति के रूप में अपने अधिकारों को लेकर, खासकर वो अधिकार जो संविधान में उनको दिए गए हैं, उनको लेकर वो संघर्ष करेंगे। इस एजेंडे के साथ ये शुरू हुआ था। करीब 30 मेंबर इसके फाउंडर थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर हीरालाल अलावा इसी संगठन के हैं जो कांग्रेस के टिकट से विधायक भी बने और जैस के एजेंडे को विधानसभा में यदा कदा उठाते रहते हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो या दूसरे मुद्दे हों। लेकिन सवाल ये है कि 8 साल में एक दबाव समूह के रूप में सरकारों पर ये कितना कारगर साबित हुआ ये संगठन। तो इसका अगर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि जैस संगठन, चाहे वो एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में न उभर के सामने आया हो, चाहे उसके भीतर भी कई अंतर विरोध हों, चाहे जैस में कई गुट हों, चाहे कई ऐसे गुटों के प्रमुखों की महत्वाकांक्षाएं हों, बावजूद इसके ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जैस ने एक दबाव समूह के रूप में सरकारों पर, तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। कम से कम अब सियासतदान विचार करने लगे हैं, सरकारें विचार करने लगी हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या होता है, ये जैस के आने के बाद लोगों को पता चला। सरकार अगर साहूकारों का ऋण अधिनियम बनाने को मजबूर हुई तो उसके पीछे भी यही दबाव समूह था। अगर हम देखें कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने की मांग अगर विधानसभा से लेकर सड़कों पर या सोशल मीडिया में उठी तो वो जैस के गठन के बाद ही उठी। हम अगर देखें कि पैसा एक्ट के जमीनी क्रियान्वयन की जब बात आई तो मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सरकार ने एक कमेटी के जरिए इसके क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई। ये इसका श्रेय भी हम इसी दबाव समूह के रूप में जैस को देना चाहेंगे। ये वो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं जो एक दबाव समूह के रूप में जैस ने सकारात्मक काम किया है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि यहाँ से आगे क्या। भील प्रदेश भी जैस की एक मांग है। 5वीं अनुसूची को लागू करना अधिसूचित क्षेत्रों में, वो भी एक प्रमुख मांग है जो अभी तक अधूरी है। इसको लेकर जैसे कुछ लोग हाई कोर्ट तक गए हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना पैंडेमिक में मामला अटका हुआ है। सवाल ये उठता है कि दबाव समूह के रूप में जैस कब तक काम करेगा और कब तक सफल होता रहेगा। क्या जैस को एक राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करना चाहिए? अगर जैस की विचारधारा प्रभावी है और जड़ों तक पहुंची है, गांव फलियों तक पहुंची है, ये अगर जैस को आत्मविश्वास है तो क्या जैस को एक राजनीतिक दल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए? या अगर जैस को एक सामाजिक संगठन ही रखना है तो आरएसएस बीजेपी का रिश्ता जिस तरीके का है, उस तरीके के रिश्ते के आधार पर क्या जैस को कोई पॉलिटिकल विंग नहीं बनानी चाहिए? जैसे कि संघ कभी स्वीकार नहीं करता कि बीजेपी उसकी पॉलिटिकल विंग है, लेकिन बीजेपी स्वीकार करती है कि संघ उनका मात्र संगठन है। तो ऐसी पॉलिटिकल विंग जैस कब बनाएगा जिसके आधार पर जैस के युवा, जैसा कि मैंने कहा कि
अगर आपकी विचारधारा गांव फलियों तक पहुंची है तो फिर आपके लोग संसद और विधानसभा में पहुंच जाने चाहिए थे, या कब पहुंचेंगे? 8 साल बाद भी जयेश पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, न उसका कोई विंग रजिस्टर्ड है। आपको मुंह देखना पड़ता है, कभी कांग्रेस का, कभी आप बीटीपी की ओर देखते हैं। तो ये कब होगा? और जब आप कांग्रेस की ओर देखते हैं तो बीजेपी तुरंत जयेश को भी कांग्रेस की बी टीम घोषित कर देती है। और क्यों नहीं करेगी? करेगी। जब आप कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस जिसने 70 सालों में आपको न 5वीं अनुसूची दी, और अगर वो सब चीज़ें दी होती जिसके आधार पर आपका संगठन बना, आपका एजेंडा तैयार हुआ, तो फिर आपके संगठन की ज़रूरत क्या थी? वो चीज़ें कांग्रेस ने नहीं दी, बीजेपी ने नहीं दी, तभी आप जयेश बने। लेकिन अगर जयेश के लोग कांग्रेस के या बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाएंगे तो संगठन में अंतर्विरोध खड़ा होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। और विपक्षी दल अगर आप कांग्रेस में गए तो वो बीजेपी आपको बी टीम कहेगी, और राजनीतिक तौर पर इस आरोप को आप कैसे नकारेंगे? या बीजेपी से टिकट आपको मिला तो कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम कहेगी। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व का क्या होगा? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको अन्ना हजारे का मूवमेंट याद है तो अन्ना हजारे के मूवमेंट से तमाम लोग जुड़े हुए थे, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मुकेश सिसोदिया, प्रशांत भूषण से लेकर किरण बेदी और तमाम लोग थे। लेकिन बात जब सियासत की आई तो अन्ना हजारे ने मना कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस चीज़ को जानते थे कि बगैर राजनीतिक एजेंडे के मिशन को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, बगैर पॉलिटिक राजनीति में आए आप मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अख्तियार किया। पहली बार वो निराश हुए, लेकिन आप देखिए फिर क्या हुआ। लगातार 2 बार से जो अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया है, उससे पूरी दुनिया के सियासतदान हैरान हैं। 70 में से 67 सीटें जीत लेना, 50 सीटें जीत लेना, यानी कि अपने उस एजेंडे को जो आम आदमी के लिए था उसको उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाकर उसको जमीन पे मोहल्लों में क्रियान्वित किया, दिल्ली के मोहल्लों में, और पंजाब तक देखिए अपनी पैठ बना ली। इस पूरे घटनाक्रम से जयेश को सीख लेनी होगी कि अगर वो आप सामाजिक, कुछ लोग कहते हैं कि जयेश सामाजिक संगठन है और रहने दिया जाएगा, उसको राजनीति न बनाया जाए। लेकिन 8 साल में हासिल क्या हो गया? जन चेतना आई है, अच्छी बात है, लेकिन आपको दबाव समूह के रूप में आप कामयाब हुए, जन चेतना लाने में कामयाब हुए, लेकिन जब तक संसद और विधानसभाओं में आप नहीं पहुंचेंगे, इलेक्टेड जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपकी वॉइस कमज़ोर ही रहेगी। आप फेसबुक पे तमाम पोस्ट डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना, इंस्टा पे डाल देना, यूट्यूब पे लाइव कर देना, फेसबुक पे लाइव कर देना। तंत्र और सिस्टम, सरकारें शायद इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। हो सकता है जन चेतना बढ़ जाए, लेकिन इस पर इस संगठन को विचार करना पड़ेगा। एक स्वतंत्र समीक्षक के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि 8 साल बाद जयेश को जहां होना चाहिए, यानी कि संसद में, विधानसभा में, वहां पर वो नहीं है। कारण एक राय नहीं है, सियासत की जाए या नहीं, राजनीति की जाए या नहीं, एक राय नहीं है। सामाजिक संगठन आप सामाजिक संगठन हैं, समाज को जागृत करिए, लेकिन संवैधानिक हक आपको बगैर पॉलिटिक्स के नहीं मिलेंगे। इस कटु सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, तारीफ करूंगा मैं जयेश की कि जो तमाम मूवमेंट हुए हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हुए। जितने भी आंदोलन मैंने देखे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में, मैंने जयेश के लोगों को पटरियां उखाड़ते, वायलेंस करते नहीं देखा। लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखते हुए देखा है, और इस चीज़ की तारीफ होना चाहिए। आलोचना की कई लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन तारीफ करना होगी। लेकिन साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैंने तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी है। जयेश के कुछ लोग, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ,
वो जब अपने जन चेतना या संवैधानिक हकों की बात करते हैं, संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं, तो एक महीन लाइन होती है, उसको क्रॉस कर जाते हैं। संविधान सबके लिए है, आपके लिए भी है, आपके विरोधियों के लिए भी है। जो भारत में रहता है वो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वो भारत की सीमा में रहने वाले हर नागरिक, हर जाति, धर्म, समाज के व्यक्ति के लिए है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दे गए हैं वो सबको दे गए हैं और वो सब पे लागू होगा और सभी उसका रिस्पेक्ट करेंगे। ये रिस्पेक्ट सभी को करना भी चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लेकिन कई बार क्या देखा है कि कुछ लोग धर्म, जाति, इसको लेकर विषैले पोस्ट करते हैं। जैसे से जुड़े हुए कुछ लोग, स्क्रीनशॉट मेरे पास सुरक्षित हैं, भाषण भी सुरक्षित है। आप अपनी लाइन पे चलिए, आपकी लाइन आपको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए है। आप दूसरों की लाइन को छोटा करने जाएंगे, आप उसी में उलझ जाएंगे। आप अपने एजेंडे को चलाइए, लेकिन दूसरों को गालियां देकर आप अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कौन बाहरी है, कौन मूल निवासी है, कौन क्या है, ये संविधान की स्थापना के साथ ही विषय समाप्त हो गया। लेकिन आज भी 50% से ज़्यादा पोस्टें इसी में लोग लगे पड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एजेंडे से भटकाएंगी। एजेंडा क्या है? आदिवासियों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ये मिले, आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार मिले, आदिवासियों को जो उनके संवैधानिक हक हैं जैसे 5वीं अनुसूची वो उनको मिले। ये आपका एजेंडा होना चाहिए। इस एजेंडे से अगर आप भटकते हैं तो 8 साल के बाद, फिर 8 साल बाद अगर हम मिलेंगे तो फिर पता चलेगा कि हम वहीं पर खड़े हैं। उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे आती है, मैंने जब देखा है, वो ये है कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि बीजेपी, तो चेहरा आता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस तो प्रियंका, सोनिया और राहुल का, सपा तो मुलायम और अखिलेश का, बसपा तो मायावती का, आरजेडी तो लालू का, तेजस्वी का, टीएमसी तो ममता का, डीएमके तो स्टालिन का। लेकिन आप देखिए कि जेएस में अगर हम बात करेंगे तो चेहरा कौन है? हीरालाल अलावा निश्चित तौर पर जेएस में एक बड़ा नाम है, लेकिन हम देखते हैं कि जेएस अलग है, जेएस कोर कमेटी अलग है। कभी देखते हैं कि नेशनल जेएस अलग है, कोई कहता है कि हम जेएस हैं, कोई कहता है कि हम जेएस हैं। कई तरीके की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि 3-4 भागों में ये बट गया है और आपस में नेतृत्व को लेकर, शायद स्वीकार्यता को लेकर ये विवाद है, ये बंटवारा है। ऐसे में जो एजेंडा है वो कमज़ोर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो जिस एजेंडे के साथ जेएस ने अपनी स्थापना की थी 16 मई 2013 को, अगर वो उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है तो सभी को अपने मतभेद भुलाने चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और एक ऐसी लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए जिसकी बातों की सर्वमान्यता हो, जिसकी बातें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग समझें। और नेतृत्व को भी अब थोड़ा सा फेसबुक से निकलकर ज़मीन पे आने की ज़रूरत है। आप गाँव में जाइए, फलिए में जाइए, पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी है। जेएस को 21% पर अपना प्रभाव जमाना है तो गोंडवाना इलाका भी है, बीटीपी भी दस्तक देने के मूड में है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे नहीं उतरेंगे तो फेसबुक से तो गांव फलियों में बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर आदिवासी समाज में भ्रांतियां हैं। ये एक बढ़िया अवसर है उनसे जुड़ने का, स्थानीय समाज से जुड़ने का, उनको अवेयर करने का, जागरूक करने का। कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, कोरोना है ये उनको समझाना होगा। अभी तक 80% लोग ये मानते हैं कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है।
वैक्सीनेशन को प्रेरित करना होगा। ये भी आपके एजेंडे में होना चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में है और उनको मैं बधाई देता हूँ, लेकिन नेतृत्व भी इसमें आगे आए, जो लोग प्रमुख हैं वो भी इसमें आगे आए, चाहे वो अलग अलग गुटों के समूहों के क्यों न हो। कुल मिलाकर निचोड़ में मैं यही कहूँगा कि संगठन की धार आज भी कायम है, स्पार्किंग है, युवाओं में भी अच्छा जोश है, लेकिन नेतृत्व का अभाव मुझे लगता है। पॉलिटिकल विंग अगर नहीं बनेगी तो आप राजनीतिक दलों के तरफ ही झांकने को मजबूर होंगे। जब भी चुनाव आएंगे तो आप झांक लेंगे और फिर आप आरोपों का सामना करेंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव फलीर तक अगर आपकी पकड़ है, जैसा आप कहते हैं, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल विंग बनाने की ज़रूरत है, ताकि संसद में, विधानसभाओं में आप अपनी वॉइस को, समाज की वॉइस को तेज़ी से उठा पाएँ। आप देखिए कि भगत सिंह और राजगुरु ने असेंबली में एक बम फेंका था और ऐसी जगह फेंका जिससे कोई जनहानि ना हो। उन्होंने कहा कि हम इस धमाके को इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बहरे लोग सुन लें, इसलिए हमने धमाके किए, हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। तो भगत सिंह को अगर ये पता था कि अंग्रेजी शासनकाल में असेंबली इम्पोर्टेंट है, तो ये भगत सिंह जी ने जब ये धमाका किया, उस चीज़ को आज 90 से ज़्यादा साल हो गए। तो 90 साल बाद आपको ये समझना होगा कि विधानसभा, लोकसभा, विधानमंडल, जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें और पंचायतें, ये लोकतंत्र की नींव है, स्तंभ हैं, यहीं से शासन चलता है, तंत्र चलता है। तंत्र पे आप कब आएंगे? फेसबुक पे उंगलियां चला के आ जाएंगे? व्हाट्सएप करके आ जाएंगे? सिस्टम में आपको आना होगा और उसके बगैर कुछ नहीं होगा। 8 के बाद फिर 8 साल निकल जाएंगे। इसलिए ये मेरा निचोड़ था जो मैंने ऑब्जर्व किया। आप में से कुछ सहमत होंगे, मैं जानता हूँ, कुछ असहमत होंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मेरी जो विश्लेषण क्षमता थी मैंने उसके आधार पर ये किया। किसी को बुरा लगा हो, अच्छा न लगा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन जो सच है वो जो मुझे लगा वो मैंने कहा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं।